हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की थी और अब तक 2 वीडियोस यानी 2 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक क्लास में हमने 10-10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है हमने अभी नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसी के लिए हैं। और जो बात है रेलिवेंसी की, मतलब ये रेलिवेंट किसके लिए होंगे, तो जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, इवन जिसमें ऐसा कोई भी टेस्ट जिसमें नंबर सिस्टम आता है, आपको सब में ये काम आएगा। क्वेश्चंस की जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान मिले, तो ये क्योंकि हर एक टेस्ट को, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो फिर इसमें हम ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि भाई हम आसान क्वेश्चन ही रखे हैं, मुश्किल क्वेश्चन रखे हैं। हमने आसान क्वेश्चंस भी रखे हैं तो मुश्किल क्वेश्चंस को भी रखा है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या कर सकें, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकें। आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपके अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आप सवाल को जल्दी कर सकें, एक्यूरेट यानी ठीक कर सकें, वो हमारी कोशिश है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 इंटू ब्रैकेट 3 + 4 इज इक्वल टू वॉट। देखिए, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय b + c, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे? एडिशन पे। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है एडिशन पे भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन पे भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब कि बट जाएगा। कैसे बटेगा? देखिए, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? a हो रहा है, और ऐड कौन कौन हो रहे हैं? b और c। तो ये जो ऐड हो रहे हैं इन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन। कैसे? b ऐड हो रहा था तो b के साथ b और a की मल्टीप्लिकेशन हो गई, c ऐड हो रहा था तो इसके साथ भी a की मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन बीच में क्योंकि ऐड हो रहा था तो इनके प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? b और c सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो a b और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस आ जाएगा। चलो देखो जरा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? अब मुझे बताइए, एज पर द रूल ऑफ बॉड मास, जो बॉड मास का रूल होता है, बॉड मास का रूल हमें क्या सिखाता है? ये सबसे पहले b फॉर ब्रैकेट सॉल्व करो, o फॉर ऑफ सॉल्व करो, d फॉर डिवीजन, m फॉर मल्टीप्लिकेशन, a फॉर एडिशन, f फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट में जो दे रखा है वो करो। दे रखा 3 + 4, तो 3 + 4 किया, क्या आ गया? 7। बाहर है मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 40। डायरेक्ट अगर हम इसे करने जाते तो ऐसे होता, लेकिन अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है उसे हम चेक करें तो कैसे हो जाएगा? देखिए, 3 और 4 ऐड हो रहे हैं और क्या डिस्ट्रीब्यूट होएगा? मल्टीप्लिकेशन 2 का, 3 पे भी और 2 पे भी। बीच में एडिशन है तो ऐड हो जाएगा। 2 3 होते हैं 6, 2 4 होते हैं 8, 6 और 8 कितने हो गए आपके? 40। तो आंसर क्या आया? सेम आया। तो कहने का मतलब यह है कि इसको लिखने का ये भी एक तरीका है, और इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता 2 3 पे भी और 4 पे भी, जैसे मैंने करके दिखाया। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बीच में प्लस है, तो ऑप्शन 4 क्या होना चाहिए? आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? बट 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 पे से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में क्या है इनके? प्लस, तो बीच में प्लस आ गया। माइनस होता तो माइनस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा दे रखा हो 2 × 3 × 4, तो फिर से सारे मल्टीप्लाई होंगे। इन्हें ऐसे नहीं कर सकते आप कि आप सोचो कि इन्हें भी ऐसे कर देंगे कि बीच में ये है तो यहाँ पे वो कर देंगे, तो ये गलत है। ये डिस्ट्रीब्यूशन केवल
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही ऊपर होती है और किसी प्रोसेस पे नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4। चले आगे। अब देखिए हमें दिया है 9997 मल्टीप्लाइड बाय 10,003। अब इसे देख क्या वो क्या लग रहा है कि क्या इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये आसान हो सकता था मल्टीप्लाई के प्रोसेस में अगर आपको 9,997 का टेबल आता होता। भाई 3 बार टेबल पढ़ो, 3 0 है, उतने तो कैरी लगा ही लो, फिर एक बार पढ़ा पढ़ना तो आसान ही होता है, लेकिन 3 बार पढ़ा पढ़ना भी तो उसका मुश्किल रहेगा। लेकिन हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान से देखो दोनों ही 10,000 के पास है और बराबर पास है। वो 3 कम है, वो 3 ज्यादा है, यानी कि उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं मैं 10,000 प्लस 3। ये हो गया आपका 10,000 माइनस 3 और ये हो गया 10,000 प्लस 3। अब 7th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो, a माइनस पी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं है? नहीं है याद तो फिर अब याद रखो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपका ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाना चाहिए, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? देखो 4 0 है तो जीरो कितनी हो जाएंगी? अब 8 हो जाएंगी। 6 हुई और 3 3 होते हैं 9। ये हो गया मेरा 100। ठीक है, 100 में से 9 गए तो बचे 91, बाकी आ जाएंगे इतने 9। ठीक है, तो 7 टाइम्स तो 9 आ जाएगा और 1। ये आपका ऑप्शन 3। तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने तो समझाया है तो टाइम लगा है, लेकिन अपने आप से कर रहे होते तो जल्दी कर रहे होते। इस बात की तो गारंटी है कि मल्टीप्लिकेशन से तो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीके से भी कर सकते थे जल्दी अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे होते तो, लेकिन एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अब ये तरीका तो हम एग्जाम में या ये कह लो प्रैक्टिस में ला नहीं सकते। तो यही तरीका है जो हमारा काम आएगा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा करने वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ देखो करना क्या है, आपको इससे मल्टीप्लाई करने में जोर नहीं लगाना पड़ा, इससे मल्टीप्लाई करने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, घटाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। इनको मल्टीप्लाई करते ना पता चल जाता। बार बार इतना मल्टीप्लाई कर रहे 9 से 9 से 9 से, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं, या गलती होने के चांसेस ही नहीं। देखो हर एक सवाल का कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है। एसएससी की एक बड़ी सुंदर बात है, वो सवाल को मुश्किल दिखा देगी, बड़ा दिखा देगी, लेकिन हर एक सवाल की वो सवाल ऐसे चुनेगी कि हर एक सवाल की कोई एक कमजोर नस होगी। आपको बस उसी नस को दबाना है और क्वेश्चन जो है खुद ही आंसर बताने लगेगा। देखो भैया मेरा आंसर ये है। जैसे ये क्वेश्चन था, देखने में लग रहा है कि शायद मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलो। अब देखो सेम क्वेश्चन यही है। अब एक काम करो, पहले खुद करके देखो। ठीक है, पहले खुद करके देखो, वीडियो को यहीं रोक लो, उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप ईमानदार हो, आपने करके देखा होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। लेकिन चलो, जो कुछ लोग जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें मैं करके दिखा देता। देखो ये दोनों 500 के पास है, ये 15 ज्यादा है, ये 15 कम है। तो जो 15 ज्यादा है उसे लिख लो 500 प्लस 15, और जो कम है उसे लिख लो 500 माइनस 15। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 500 का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25 और 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो। ये हो गया 225। अब देखो इतना है 1000, ये है 225, तो 300 घटाओ 775, तो ये आ गया आपका। और 250 में से 1 गया तो आ गया 249। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो सेम ही था, इसलिए मैंने जल्दी से करा दिया। आई होप कि अगर पहला क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा तो इसे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम ही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सेम था। आगे चलिए।
देखो ये क्या कह रहा है, यदि 433 मल्टीप्लाइड बाय 456 मल्टीप्लाइड बाय 439 का यूनिट डिजिट, अच्छा ये इंग्लिश में टाइप करना रह गया है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एड। अब आप एक बात बताइए कि जब आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो चाहे आप ऐड कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो यूनिट डिजिट्स के साथ ही करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, 3 इंटू 6 इंटू एन, और 3 6 18 का 8 इंटू एन आ गया। अभी जो भी एन है, एन की जो भी वैल्यू है, इसमें जब 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस एन से 2 बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 बड़ा आ रहा है। अब एक और बात समझने की है, यहाँ पे देखो मैं जो बताने वाला हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सवाल आपके लिए बड़ी चुटकियों वाला हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो हमें इन्हें ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर चारों को चेक करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इफ देर इज एनी वे टू एलिमिनेट योर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का कोई भी तरीका है तो भैया उसे अप्लाई करो। आओ, मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर को जब आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इवन नंबर आता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इट मस्ट बी एन इवन नंबर। ये पूरा मिला के भाई, क्योंकि देखो इकाई का अंक क्या आया है, n+2 आया है। क्या आया, n+2 आया है। तो सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब ये देखो ये 2 क्या है, ये 2 इवन है, और 2 में आपने कुछ ऐड किया तो इवन आया। इवन में जब आप इवन ऐड करते हैं तो ही इवन आता है। इवन में जब आप इवन ऐड करते हैं तो ही क्या आता है, इवन आता है। क्योंकि इवन में ऑड ऐड करते हैं तो ऑड आ जाता है। तो इसका मतलब एन भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। समझ में आई बात यहाँ तक? देखो इवन से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल इवन होना चाहिए, और ये इवन भी किससे आ रहा है, इवन में कोई नंबर ऐड करके। तो इवन में इवन ऐड करके ही इवन आया होगा, तो इसका मतलब एन भी इवन होगा। तो यानी कि एन ना तो 1 हो सकता ना ही 3 हो सकता। मजे की बात। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है, वो ये भी तो कह रहा है कि जब आप इसकी 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अब डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट, वो इससे 2 बड़ा होगा। और 8 से 2 बड़ा क्या होता है, 10। और 10 कभी भी डिजिट नहीं होता, 10 तो नंबर है, इसमें 2 डिजिट है। तो इसका मतलब 8 भी गलत है, आंसर आ गया 6। तो सॉल्व भी नहीं करना था। अगर थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर देख रहे होते, थोड़ी सी भी ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होती, तो आपको पता होता कि आंसर 6 ही है। लेकिन मान लो 4 और 6 होते तो चेक करते, देख लेते हैं। देखो जगह अगर ये 6 है तो 8 6 से कितना हो गया, 48। तो यूनिट डिजिट कितना है, 8, जो कि 6 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी n+2 है। तो आंसर आपका 6 हुआ। नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा देखो, बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, शानदार क्वेश्चन है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर आप करोगे, मुझे नहीं लगता इससे छोटा तरीका कोई हो सकता है। मैं तो समझा रहा हूं आपको तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपके खुद के बेसिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो इस सवाल में आपको कुछ ही सेकंड लगने, मेरे हिसाब से तो 10 सेकंड भी शायद लगे। लेकिन अगर 20 सेकंड भी लगे तो ऐसे से 36 सेकंड दे रहे क्वेश्चन करने के लिए, 16 सेकंड तो बचा गया ना। चले आगे। देखो भाई, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है, यानी अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो, यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है और केवल मल्टीप्लिकेशन दी है, तो आप मल्टीप्लाई किनको कर रहे होते हो, यूनिट डिजिट्स को। 7 5 35 का 5, 8 40, 0 3 0 3, आंसर आ गया 0। लेकिन देखो मैंने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई ही किया। आपको अगर कहीं पे 5 दिख रहा है, अगर आपको एक भी यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, तो सीधी सी बात है 5 के टेबल में यूनिट डिजिट में है तो 0 आता है या 5 आता है। और अगर एक बार भी इवन दिख गया तो 0 आएगा,
क्योंकि देखो 5 2 10 0, 5 4 20 0, 5 6 30 0, 5 8 40 0। मतलब इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो आ रहा है, और एक बार अगर जीरो आ गया तो फिर जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जीरो ही आना है। और देखो मुझे यहाँ इवन नंबर एक दिखाई दे रहा है, तो मुझे मल्टीप्लाई ही नहीं करना था। 5 देखा, इवन देखा, जीरो। लेकिन मान लो अगर इस 8 की जगह 3 होता तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, 5 आ रहा है, तो तब आंसर क्या होता, 5। लेकिन अभी क्योंकि 5 के साथ एक इवन नंबर भी दिख गया है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यूनिट डिजिट जीरो आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर 5 की ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 5। 5 की अगर एक बार भी इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका जीरो। ये ध्यान रखना और नोट कर लो। आगे देखो, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो जब अगर बाहर वाले क्वेश्चंस आ जाए, यानी ऐसे डेसिमल्स आ जाए जो कैसे हैं, अशांत है और आवर्ती है, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, तो तब बार लगाते थे। जो रिपीट हो रहा होता है उस पर बार लगाते थे, ऐसे होता है। लेकिन इनको ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में कई बार कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ को होती है। मैं नहीं कह रहा कि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, सवाल बहुत ही आसान होता है। देखिए जैसे मेरे पास है 22.4 और इधर 11.567। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो ये सेम होते, यानी कि डेसिमल के बाद जो है डिजिट सेम होते और बार भी सेम पे आ रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब समस्या क्या आ गई कि इसमें अगर मैं इसको इसके बराबर लिख भी दूं, 444 कर दूं, तो सारे पे बार है, इसमें तो बाद के दो पे बार है। तो कैसे करोगे, देखो समझने की कोशिश करो। मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, कितनी बार आएगा 4, अच्छा ये 22 है, सॉरी, तो 22 लिखो इसे। 22 के बाद कितनी बार 4 आ सकता है, और अगर मैं इसके बाद यहाँ पे बार लगा दूं, समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूं तो क्या होगा, इसका मतलब तो ये कि 44 44 44 रिपीट हो रहा है, तो मतलब तो वही आ गया जो ये कह रहा है। बस मुझे इसे इसके जैसा लिखना है। अब इन्हें ऐड कर दो, 11 11 0 34। बार किस पे रहेगा, इन्हीं पे रहेगा, जिन पे बार था उन्हीं पे बार लगाना है। अब सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 33.59। अब देखो बार इसमें एक के ऊपर है, लेकिन हमारे पास तो दो के ऊपर है, तो तुम फिर ऐसे कर दो, एक 9 ले लो और उसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि 9 9 तो रिपीट ही होते रहेंगे। तो ये अभी भी बात वही है, क्योंकि देखो बार के नीचे जब बार होगा तो ही घटाना होगा, अदरवाइज फिर गलत होगा। 11 में से 9 गए, कितना बचा, 2 बचा। इधर बचा 10 में से 9 गए, कितना बचा, 1। इधर 9 में से, अच्छा इन दोनों के ऊपर बार लगेगा, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, बार उन्हीं दोनों के ऊपर लगेगा, मतलब बार के नीचे बार ही चलता रहेगा। अब ये 9 बच गया, 9 में से 5 के बचा आपका 4, और यहाँ बचा कुछ नहीं, तो 0.4 और बार के नीचे 1 2, यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही है। देखो यार इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन ध्यान देना इसमें तीनों के ऊपर बार है, जबकि बार हमारा लास्ट के दो पे है, पहला वाला डेसिमल के बाद का डिजिट बिना बार के। तो 1 2 1 2 रिपीट होंगे, 0.1 और 4 1 2 और 1 2 के ऊपर बार। अगर देखो दो संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है। चलो एक फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश करो। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने जरूर पढ़ा ही होगा स्कूल में, ये भी 7th क्लास में पहली बार आता है, 9th 10th 11th 12th में पढ़ा ही होगा। अगर आपके पास 11th 12th में मैथ नहीं रही होगी तो 10th तक तो आपने ये पढ़ा ही होगा, मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ता है, क्या करें। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस वैल्यू में से
यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ऐसा मैं क्या कम कर दूं कि वो इसके बराबर आ जाए। देखो 2ab इसके पास है पॉजिटिव, आपको नेगेटिव लाना है, तो आपको इसमें से पहले तो एक 2ab कम करने होंगे, 2ab घटाने होंगे। फिर क्योंकि इसके पास माइनस के 2ab हैं तो वो माइनस के 2ab और लाने होंगे, तो यानी कि आपको इसमें से 4ab घटाने होंगे, 4ab माइनस करने होंगे। तो जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab माइनस करेंगे, देखो इसमें से जब आप 4ab माइनस करेंगे, ये क्या है पूरा, ये पूरा है ये वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर। इसमें से जब आप 4ab माइनस करेंगे तो 2ab में से जब 4ab जाएंगे तो ये तो बचेगा, और ये क्या है, ये है मेरे भाई इतना, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करो, इस स्क्वायर को इधर ले जाओ, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, सॉरी स्क्वायर है, माइनस 4ab और इस पूरे का स्क्वायर रूट। क्लियर है? अच्छा, अगर इसमें आप 4ab ऐड कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी उसके, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर को अगर आप इधर ले आएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं, आपको ध्यान रखने, एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपको कई बार काम आ सकता है, और एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपके काम आ सकता है जैसे कि सवाल में आपके काम आने वाला। देखो उसने क्या दे रखा, दो संख्याओं का योग, यानी आपको दे रखा a प्लस बी, गुणनफल यानी कि आपको दे रखा ए बी। पूछा क्या उसने, निरपेक्ष अंतर a माइनस बी। ये निरपेक्ष अंतर का मतलब क्या है, निरपेक्ष अंतर का मतलब समझा देता हूँ। हो सकता है कि a बड़ा हो b से, या हो सकता है b बड़ा हो a से। जब आप ऐड करेंगे तो चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो, सम तो सेम ही आ जाएगा, योगफल तो बराबर ही आएगा। लेकिन जब घटाने की बात आएगी, मान लो अगर b बड़ा हुआ और आप a में से b घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा। समझो जरा, मान लो a जो है 7 है और b जो है 9 है, ठीक है। अब जब आप 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ना। लेकिन जब वो कहता है निरपेक्ष अंतर, है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है, तो इसका मतलब वो ये कहता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना है। a माइनस बी कुछ नहीं है, देखो उसका साइन क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं उसे माइनस नहीं लगाते, ये साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर a बड़ा है तो a में से घटा दो, अगर b बड़ा है तो b में से घटा दो। तो ये जो निरपेक्ष अंतर दिया हुआ है ना, ये जो शब्द है इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, देखो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, और क्योंकि हमें केवल अंतर निकालना है तो हम a को बड़ा कंसीडर करके चलेंगे। तो ये आप, मैं मान लेता हूँ कि आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं फिर सवाल करता हूँ आगे। आ जाओ, देखो भाई, अब आपका a माइनस बी कितना होता है, ये होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए जरा, a प्लस बी कितना आपका 42, 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 37, करो माइनस, ये हो गया आपका 8 अट्ठे 64 और 8 34 1764, ये हो गया इसमें से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। एक और बात ध्यान रखना है कि जब निरपेक्ष अंतर की बात की जाए, देखो स्क्वायर रूट क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, लेकिन जब निरपेक्ष की बात की जाती है यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात की जाती है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। देखो आपको एक भी आंसर नेगेटिव नहीं दिखा होगा ऑप्शन में भी, और अगर नेगेटिव दे रखा है, सपोज दैट -4 भी दिया और +4 भी दिया है, आपने क्या सोचा कि भाई -4 भी आता है +4 भी आता है स्क्वायर रूट,
लेकिन साथ ही साथ वो ये भी तो कह रहा है भैया कि अंतर कैसा है, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। तो आंसर क्या है आपका 4। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। खासकर ये जो है, देखिए जो आपका नंबर सिस्टम है वो दरअसल अलजेब्रा ही है। तो सवालों को करने के लिए आपको बीजगणित की जरूरत पड़ती ही है। तो ये आप कहेंगे कि भाई क्या तो नंबर सिस्टम रहे, पढ़ा बीजगणित रहे। भैया नंबर सिस्टम बीजगणित ही है, एडवांस का चैप्टर है ये। अरिथमेटिक का तो हमें लगता है, जब तक बेसिक बेसिक पढ़ोगे तो अरिथमेटिक दिखेगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अलजेब्रा दिखने लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक अंक पूछा है, देखो अगेन, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस दे दिया और यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लीकेशन। तो आप कुछ लोग क्या करेंगे, 9 और 7 16, 6 दूनी 12। चलो ऑप्शन में भी नहीं दिया, लेकिन अदरवाइज क्या होगा, पहले ही ऑप्शन 2 दे देगा। हम सोचेंगे 2 आ गया, बढ़िया, पहले ऑप्शन लगा दो। लेकिन करना क्या आपने, देखो बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे प्लस है तो ऐड करेंगे। जो भी करना है यूनिट डिजिट जब निकालना है तो जो भी करना है यूनिट डिजिट के साथ करना है। मल्टीप्लाई किया तो इनको किया, सिर्फ यूनिट डिजिट लिया, पूरा 14 लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको ऐड करना है तो केवल 9 ऐड करो सर। 4 9 और 4 हो गए 13 का 3, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, चले आगे। देखो किसी संख्या को 899 से जब डिवाइड करेंगे तो 63 आता है। अगर उसी संख्या को 29 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो 899 से जब आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, यहाँ पे कोई नंबर है, कुछ बार गया होगा, आ गया क्या 63। अब देखो मान लो जैसे ये इससे 2 बार गया या 20 बार गया या 203 बार गया, जितनी भी बार गया, इसका कुछ हिस्सा ऐसा होगा ना इस नंबर का जो इससे पूरा पूरा कट गया होगा, और ये वो हिस्सा होगा जो इससे कटा नहीं है। तो जो कट गया उसके बारे में बात करते हैं। आओ एक कहानी सुनाते हैं। 6 से 36 भी कट जाता है, 18 भी कट जाता है। ठीक है, कहानी का मतलब ये नहीं कि मैं कहानी सुनाऊंगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आ जाओ। अब बताओ 6 जो है 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। तो अगर कोई नंबर 6 से कट रहा है तो वो नंबर जो 6 को काट देते हैं, यानी कि 6 के फैक्टर्स जो होंगे उनसे भी वो नंबर कटेगा। समझो भाई, 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। तो अगर 6 से कोई नंबर कट रहा है तो वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है। तो फिर समझो मैथमेटिकल टर्म्स में कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो वो उसके फैक्टर्स से भी कट जाएगा। यहां पर कोई नंबर 899 से कट रहा है तो उसका जो ये हिस्सा 899 से कट रहा है, जो हिस्सा 899 से कट रहा है वो उसके फैक्टर से भी कटेगा, वो उसके फैक्टर से भी कटेगा। और 29 क्या है, 899 का फैक्टर है। 29 से 899 कट जाता है। तो अगर इसका कोई हिस्सा इससे कट रहा है तो भैया 29 से भी कट जाएगा, वो हिस्सा 29 से भी कट जाएगा। भाई 203 बार नहीं कटेगा, ज्यादा बार कटेगा लेकिन कट जाएगा। जैसे 6 से 36 6 बार कटता है, लेकिन 2 से तो 18 बार कटता है, ज्यादा बार कटा लेकिन कट तो गया। तो परेशान कौन करेगा, जो तब नहीं कटा था 63। रिमाइंडर क्या होता है, जो हिस्सा कटा नहीं, जो डिवाइड नहीं हो पाए वो बच गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या है, बचा हुआ। तो जो हिस्सा कट गया वो 29 से भी कट जाएगा। तो हमें सिर्फ 63 को चेक करना है कि ये कितनी बार कटेगा। तो 29 टू होते हैं आपके 58, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। आंसर है ये। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे और जिससे अब डिवाइड कर रहे हैं, पहले वाला नंबर बाद वाले से डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो उसका फैक्टर होना चाहिए बाद वाला नंबर पहले वाले का। अगर फैक्टर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्टर से ही कटेगा। कोई भी नंबर अगर किसी को काट रहा है तो उसके फैक्टर पे उस नंबर को काट देंगे। ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है। इस वजह से हम ये सवाल आसानी से कर। तो ये बात ध्यान देने की हुई कि भाई आप, उसने कहा कि दोबारा भी भाग देना है।
तो आपको चाहे दोबारा भाग देने के लिए कहे, गुणा करने के लिए कहे, स्क्वायर करने के लिए कहे, ऐड करने के लिए कहे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहे, लेकिन किसके साथ करना है वो सारा प्रोसेस आपको? रिमाइंडर के साथ। शेषफल 63 आया था ना, रिमाइंडर, तो वो सब आपको 63 के साथ करना है, यानी रिमाइंडर के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट का सवाल है तो जो भी प्रोसेस करोगे आप यूनिट डिजिट के साथ करोगे। ऐसे ही अगर रिमाइंडर का सवाल है तो जो भी प्रोसेस करोगे आप किसके साथ करोगे? रिमाइंडर के साथ करोगे, ध्यान रखना है। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। देखिए, किसी नंबर को आपने 6 से डिवाइड किया तो 3 बचा, 6 से डिवाइड किया, कुछ भी बार किया, 3 बचा, तो जो हिस्सा कट गया सो कट गया, वो तो आगे भी कटेगा। वो कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करना है। तो आपने पूरी संख्या तो आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या था, और लेकिन आपको रिमाइंडर मालूम है। फिर क्या करेंगे कि अगर स्क्वायर करने के लिए कह रहा है तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। वो कह रहा है उसके वर्ग को जब 6 से भाग करेंगे तब क्या बचेगा? तो भाई वर्ग आ गया 9, 6 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? दोबारा 3 बचेगा। आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 4। बस ध्यान ये रखना है भाई कि अगर रिमाइंडर का सवाल है तो स्क्वायर करने के लिए कहे, चाहे मल्टीप्लाई करने के लिए कहे, चाहे डिवाइड करने के लिए कहे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करने के लिए कहे, आपको किसके साथ करना है? वो यूनिट रिमाइंडर के साथ ही करना है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझके या बिना संकोच किए आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके डाउट्स के जवाब आपको दें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।